ठीक है। सो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या लेवल होते जीन रेगुलेशन के। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी है कल। ठीक है, और अभी हम लोगों ने एपिजेनेटिक्स के बारे में भी बात किया। ठीक है, एंड अच्छा, ये एपिजेनेटिक टैग्स होते हैं ना, किसी किसी में इनहेरिट भी हो जाता है। मतलब क्या, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर एक जीन बंद है, एक मदर में भी अगर बंद रहेगा तो इट विल बी पास ऑन टू हिज चाइल्ड, एंड उधर भी बंद होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। बट क्या होता है ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन और एग फॉर्मेशन, ये सारे जो एपिजेनेटिक टैग्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, पूरे के पूरे रिमूव हो जाते हैं। और जैसे जाइगोट फॉर्मेशन होता है वापस ये एपिजेनेटिक टैग्स लग जाते हैं। तो थोड़ा सा ये अभी समझने के लिए शायद डिफिकल्ट होगा, बट ये देखो, इसमें जैसे एपिजेनेटिक टैग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ मेमोरी कि कौन सा जीन बंद होना चाहिए, कौन सा जीन चालू होना चाहिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन क्या होगा कि ये सारे के सारे जो डेटा है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा कि कौन सा जीन बंद करना है कि नहीं बंद करना है। ठीक है, एंड जैसे ही जाइगोट या जैसे फ्यूजन होगा तो ये जो एपिजेनेटिक टैग वापस लगेंगे, एंड ये हो सकता है कि अल्टरनेट जीन्स में लगे हों। जैसे फॉर एग्जांपल इधर दो जीन्स है, एक टॉल के लिए है, एक डॉट के लिए। ठीक है, और मदर में लगा था एपिजेनेटिक टैग टॉल के लिए, तो इधर क्या हुआ था, ये टॉल वाला जीन बंद हो गया था, मैं मिथाइलेशन इवेंट किया है इसी। ठीक है, नाउ इधर क्या हुआ है कि इधर एपिजेनेटिक टैग्स रिमूव हो गए ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म और एग फॉर्मेशन। और जब जाइगोट फ्यूजन इवेंट हुआ तो इंस्टेड ऑफ टॉल में एपिजेनेटिक टैग लगने की जगह डॉर्फ में लग गया। ठीक है, एंड अब जो बंदा रहेगा या बंदी रहेगा जो भी है, इट वुड बी टॉल इन नेचर। ठीक, टॉल रहेगा। तो ये होता है एपिजेनेटिक टैग। देयर इज नो चेंज इन जीन क्रोमोस जीन सीक्वेंस, बट देयर इज चेंज इन जीन स्ट्रक्चर। जीन स्ट्रक्चर या जीन मॉडिफिकेशन, ओनली टैग्स मॉडिफाई होगा। एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डिसीजेस भी इसके वजह से। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, सो उसको ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है तो इट इज़ इनएक्सेसिबल टू आपका आरएनए पॉलीमरेज, मतलब उधर से ट्रांसक्रिप्शन इवेंट नहीं होगा। दो तीन चीज़ें जिससे ट्रांसक्रिप्शन इवेंट नहीं होता, एक तो अगर आपका डीएनए इज हाईली कंडेंस हो चुका। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि आपका प्रमोटर इज नॉट अवेलेबल फॉर बाइंडिंग, मतलब अगर आपका डीएनए कंडेंस भी नहीं है, ठीक है, बट प्रमोटर में पहले से कोई प्रोटीन आके बैठा हुआ है जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट सेट इन। ठीक है, तो हो सकते हैं इसको इंसुलेटर्स या सॉरी रिप्रेसर्स भी बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेसर्स, रिप्रेसर्स। ठीक है, और फिर तीसरा ऐसा हो सकता है कि प्रमोटर इज अवेलेबल, आरएनए पॉलीमरेज को कोई दूसरा प्रोटीन आके उसको बाइंड कर रहा है और उसकी एक्टिविटी बंद कर रहा है। ठीक है, वो इसके आजू बाजू आने नहीं देने, आरएनए पॉलीमरेज को इधर बैठने नहीं देने। ठीक है, ऐसे ये दो या तीन मैकेनिज्म्स है। एक तो डीएनए हाईली कंडेंस्ड हो जाए ताकि आरएनए पॉलीमरेज को जगह ना मिले बाइंड करने के लिए, या पहले से प्रमोटर में कोई बैठा हुआ है जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड, कंपटीशन हो रहा है। तीसरा हो सकता है कि आरएनए पॉलीमरेज को ही कोई दूसरा बाइंड कर दे या एक्टिवेटर्स को कोई बाइंड कर दे ताकि
प्रमोटर इज प्रमोटर को कोई बाइंड ना कर पाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये 2 या 3 मैकेनिज्म्स है, इसके आप बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी। सो हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम आपको एक तो आपको एग में मिल जाता है, बट सबसे ज़्यादा सुपर कंडेंस्ड फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स रहते हैं या क्रोमैटिन्स रहते हैं वो आपके मेल स्पर्म्स में रहते हैं, ठीक है, बहुत हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं। एंड ये इसमें इंस्टेड ऑफ आई थिंक हिस्टोन्स इधर दूसरे प्रोटीन्स यूज करते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनको पॉलीअमाइंस बोलते हैं, इनको स्पर्मिन्स हो सकते हैं या स्पर्मिडिन्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल हिस्टोन्स को रिप्लेस करते हैं। ओके, तो हिस्टोन्स क्या है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड पॉलीअमाइंस जो है इधर ये भी हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंस कर सकते हैं, ठीक है, वे एक टाइप का वेरिएंट है, ज़्यादा अलग नहीं, ठीक है। तो जो मैंने एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा है वो हम लोग जब नेक्स्ट सेम में देखेंगे तो इट इज़ थोड़ा हाई लेवल, ठीक है। तो ये वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन रीमॉडलिंग या जीन रीमॉडलिंग भी बोल सकते हैं। हिस्टोन को रीमॉडल करना मतलब उसमें एपिजेनेटिक टैग्स को रिमूव किया जा सकता है या एपिजेनेटिक टैग्स को डाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कल देखा था एक एक एग्जांपल देखा था, जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर हेट्रोक्रोमैटिन, ओके, now these are linked obviously, ओके। अगर मैं इधर एसिटाइल ग्रुप डाल देता हूँ हिस्टोन्स में H3H4 में, सॉरी एसिटाइल 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 ग्रुप, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप डाल देता हूँ, तो ये जो हिस्टोन्स है ये रीमॉडल हो जाएंगे, मतलब ये क्या है, इट विल ओपन, ठीक है। नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ओके। एसिटाइल ग्रुप डाला तो एसिटाइलेशन इवेंट होता है, तो ये जीन ओपन अप हो जाएगा। ना अगर मैं मिथाइल ग्रुप नहीं डाल रहा हूँ, मैं खाली एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ओनली रिमूवल ऑफ एसिटाइल ग्रुप आल्सो लीड्स टू साइलेंसिंग ऑफ जीन, साइलेंसिंग ऑफ जीन, ठीक है। साइलेंसिंग ऑफ जीन या जीन्स हो सकते हैं, क्रोमैटिन हो सकते हैं, पूरा का पूरा। अभी अगर आप देखोगे सिंपल एग्जांपल है, एक्स क्रोमोसोम रहता है ना, फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम रहते हैं एंड 2 एक्स क्रोमोसोम रहते हैं। तो आप लोगों ने बार बॉडी के बारे में सुना, व्हाट इज बार बॉडी? यस, होपफुली सुना रहेगा, यस नो बता दो मुझे, सुना है? नो, नहीं सुना? साइली, ठीक है, नहीं सुना रहेगा तो देन आई विल एक्सप्लेन क्या होता है। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहते, राइट, ये तो आप मानते हो। तो इसमें से एक ही एक्स क्रोमोसोम वर्किंग रहता है, ठीक है, एक ही एक्स क्रोमोसोम वर्किंग रहता है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम को एपिजेनेटिक टैग लगा के इसको पूरा का पूरा बंद किया जाता है, ठीक है। सो वन एक्स क्रोमोसोम इज हाईली एक्टिव एक्टिव रहता है, एंड दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम रहता है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, ठीक, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, मतलब पूरा बंद रहता है, इट इज इनएक्सेसिबल टू एनी टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको जब कंडेंस्ड फॉर्म में इसको स्टेन किया जाता है तो ये आपको डार्क
डार्क स्टेन मिलता है, और ये एक एप्स्टिन बार था शायद, तो उसने ये ढूंढा था कि जो फीमेल्स है उसमें एक ऐसे एक्स क्रोमोसोम नहीं, एक क्रोमोसोम बहुत डार्क स्टेन दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बार बॉडीज, ठीक है। इट इज नथिंग बट कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम विच इज इनएक्टिव। तो ये दोनों भी हो सकते हैं, फादर का भी एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, फीमेल मदर का भी हो सकता है, ठीक। इट कैन बी आइदर वन, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा बॉडी डिसाइड कर लेता है कि जो एक्स क्रोमोसोम थोड़ा डिफेक्टिव हो सकता है तो उसको शायद बंद कर दें, ठीक है। ओके, सो उसको प्रेफरेंशियली बंद कर दिया। इट हैपेंस एट मॉलिक्यूलर लेवल, जेनेटिक लेवल पे होता है, जेनेटिक लेवल पे भी ना, एपिजेनेटिक लेवल पे होता है, ठीक है। नाउ if you consider तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम अगर तो किससे मैच करता है वो आप चेक कर सकते हो। एक्स क्रोमोसोम में कुछ ट्रेड्स होते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो आपका कौन सा फादर से मैच कर रहा है, मदर से मैच कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटोसोम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एक्स, ठीक है। तो इसमें जैसे एक्स क्रोमोसोम को बताया वो इन डेप्थ हम लोग नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर भी मेरा ये बताने का था कि इधर पूरा का पूरा क्रोमोसोम कंटेंस करके बंद कर दिया है, ठीक है। तो जब तक वो फीमेल जिंदा है तब तक वो एक्स क्रोमोसोम वर्क नहीं करेगा, बट उसके बेबीज के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम विल बी वर्किंग। मतलब जब वो ओवरी बना रही है, एग बना रही है, the egg can inherit any one of X chromosome and that X chromosome would be working, ठीक है। ये जो कंडेंस फॉर्म में है वो एग में वो वर्क करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ये एक्स क्रोमोसोम एग में वर्क करेगा, वर्किंग रहेगा, क्योंकि मेंडेलियन लॉ के हिसाब से दोनों भी इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है, इक्वल चांस है दोनों, ठीक है। तो जब वो गमीट इसमें फॉर्मेशन में रहेगा तो इट विल बी एक्टिव इन नेचर, एक्टिव रहेगा, ठीक है, इनएक्टिव नहीं रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। इधर जैसे मैंने बताया एसिटाइल ग्रुप को डालेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, तो आपका जो एपिजेनेटिक टैग लगने के बाद आपका जो जीन है अवेलेबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर दिया, इट विल अगेन कंडेंस आउट। मिथाइल ग्रुप को ऐड किया, जैसे इधर अगर इधर मिथाइल ग्रुप को ऐड किया, ठीक है, तो ये वापस कंडेंस हो जाएगा, ओके, एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करने के बाद। तो एक सीक्वेंशियल इवेंट है, तो ये परमानेंटली फिर बंद हो जाता है वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इधर दो तीन चीज़ें हैं, हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। एनहांसर्स, एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स। एक मिनट, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर, ठीक है। एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स, नाउ ये क्या होते हैं, पहले हम लोग एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स देख लेते हैं। एक्टिवेटर्स क्या होंगे, अच्छा, इधर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर नथिंग बट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आरएनए भी हो सकते हैं या प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट कर सके, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से मैं मेरे स्किन सेल को भी हार्ट सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये इतने इम्पोर्टेंट है एंड इतने प्रिसाइज है,
ठीक है। तो मैं स्किन सेल को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू हार्ट सेल, और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसके मैं बता नहीं सकता इसको। ये सो दिस उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ नॉर्मल सेल इनटू स्टेम सेल। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से होता है। एंड इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, आईपीएस बोला जाता है। ठीक है, अभी तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में आ जाते हैं। एंड हम लोग इधर आ जाते हैं। तो हम लोगों ने टी वाई लेवल पे समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। अभी तक जो बताया समझ में आया? कुछ आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। यस, कुछ आपको पूछना डाउट्स है कुछ आपके? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके, इधर भी वही दिखाया है कि डीएनए बिकम एक्सेसिबल। ओके, रेप्लिकेशन ओपन। अब ये रेप्लिकेशन करते वक्त ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो भी डुप्लीकेट होता है, तो उसमें से ऑप्टोमर्स हिस्टोन्स को निकाला है। ये कल बताया था ना। इधर देखो, अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं रहेंगे तो ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा। एंड जितने ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक लेवल क्वांटिटी में रहेंगे ना, तब ये जीन्स जाके एक्टिवेट हो जाते हैं एंड हिस्टोन्स निकल जाते हैं, इधर से रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाता है। रेप्लिकेशन हो गया या ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ठीक है। हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में बात किया था। ठीक है, ये इट कैन बाइंड टू देयर टारगेट डीएनए टारगेट सीक्वेंस इन क्लोज क्रोमैटिन आल्सो। ठीक है, जितना ज़्यादा ये क्वांटिटी में रहेंगे उतना ये हिस्टोन मॉडिफायर्स को रिक्रूट करेंगे एंड क्रोमैटिन को रीमॉडल करेंगे, मतलब हिस्टोन्स को एसिटाइलेट कर सकते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, ये जीन ओपन अप हो जाता है रीजन, एंड प्रमोटर एक्सेसिबल हो जाता है। मतलब क्या होगा, प्रमोटर इज नाउ अवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एंड उधर से फिर ट्रांसक्रिप्शन इवेंट इजीली हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलो ना। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन। अभी फॉर एग्जांपल इसके बारे में हम लोग आते हैं इनहेंसर्स में ही चलते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि हेटेरोक्रोमैटिन हम लोगों ने समझा, यूक्रोमैटिन भी समझा, बट कहीं कहीं रीजन्स ऐसे होते हैं जिधर, ओके, ये हेटेरोक्रोमैटिन है एंड इधर आ गया आपका यूक्रोमैटिन। तो इधर ऐसा क्या चीज हो रहा है जो कि ये रीजन को सेपरेट आउट कर रहा है एंड ये रीजन को सेपरेट आउट कर रहा है। अभी ये याद रखो, हेटेरोक्रोमैटिन क्या हो सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब आगे बढ़ सकता है। अगर इधर हेटेरोक्रोमैटिन है ना, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे जा रहे हैं, इजीली मैं बता रहा हूँ। अगर हेटेरोक्रोमैटिन इधर है ना, तो अगर ये जीन फंक्शनल भी है, ठीक है, बाजू में जीन है, ठीक है, और ये 100% परफेक्ट जीन है, ये उतनी इफिशियंसी से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, 100% mRNA जनरेट नहीं कर पाएगा, इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगी। जितना बाजू में हेटेरोक्रोमैटिन रहेगा वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ये जीन पे। ठीक है, और जितना दूर दूर रहेगा उतना उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो इधर हो सकता है कि 75% है, इधर हो सकता है 100%, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हेटेरोक्रोमैटिन जितना बाजू में रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ठीक है,
सो थोड़ा सा आप लोगों को लगा रहेगा कि क्या बोला, वापस मैं बता देता हूँ। जितना ज़्यादा हेट्रोक्रोमैटिन बाजू में रहता है उतना जीन पे इफेक्ट आता है, ठीक है, वर्किंग जीन पे इफेक्ट आता है। ओके, तो हेट्रोक्रोमैटिन जो बाजू वाले जीन्स है उनको बंद कर सकता है, ठीक है, इसेंशियली ये बोलना चाहता हूँ मैं। तो उसका इफेक्ट ऐसा रहता है कि इट इट विल क्लोज इट ऑफ, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स, हेट्रोक्रोमैटिन अगर बहुत बाजू में है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। नाउ देर आर सम फैक्टर्स जिसके वजह से ये जीन 100% एफिशिएंसी से काम कर सकता है। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है एक तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। सुना है, मेरे मुंह से सुना रहेगा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के बारे में। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स? ये ऐसे रीजन्स होते हैं, ऑब्वियसली प्रमोटर है तो आरएनए पॉलीमरेज इधर सॉरी इधर बाइंड करता है। एंड जब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है? इसकी एफिनिटी ज्यादा है, प्रमोटर की एफिनिटी ज्यादा है कि वो स्ट्रॉन्गली बाइंड करे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वापस मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग टू आरएनए पॉलीमरेज। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग रहेगा उतना आरएनए पॉलीमरेज इधर इसके जीन्स को हायर एक्सप्रेशन या हायर रेट से ट्रांसक्राइब करेगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड में ट्रांसक्रिप्शन होगा। एंड इधर हेट्रोक्रोमैटिन स्प्रेड हो सकता था बट स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के वजह से ये स्प्रेड नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। अगर आप समझो कि इधर इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर वीक प्रमोटर रहता, मतलब इसकी एफिनिटी आरएनए पॉलीमरेज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इधर क्या हो जाता है, हेट्रोक्रोमैटिन अपना इफेक्ट दिखाना चालू करता है, ठीक है। ओके, तो जैसे बोल सकता हूँ कि अगर इधर वीक माइंडेड वाला बंदा रहेगा तो वो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा रहेगा तो वो इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सिंपल। ओके, ठीक है। सो वैसे ही इधर वीक प्रोमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर। फिर दूसरे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि बाउंड्री का काम करते हैं। बाउंड्री का स्पेलिंग रॉन्ग है। तो ये बाउंड्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये होते इंसुलेटर्स। मतलब क्या? ये इंसुलेट करते हैं। अभी इंसुलेशन, व्हाट इज इंसुलेशन? जैसे आप घर पे वायर रहता है, आपका जो चार्जर है, ओके, वो प्लास्टिक से रैप्ड है। प्लास्टिक मतलब ऐसे प्लास्टिक, उसमें आप वायर देखोगे, इट इज रैप्ड विद प्लास्टिक, ठीक है, हार्ड प्लास्टिक है। अगर मैं उसमें से प्लास्टिक निकाल दूं और मैं बोलूँ आप आराम से टच कर पाओगे? नहीं, बिकॉज इट इज, वो इंसुलेटेड नहीं है, आपको शॉक लग सकता है। वैसे ही इधर इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स क्या करते हैं? सिंपल है कि आपके प्रमोटर को इंसुलेट करते फ्रॉम हेट्रोक्रोमैटिन एक्टिविटी या इन्फ्लुएंस। तो इंसुलेट करके रखते हैं कि आप बाहर दूसरे से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, ठीक है। ओके, इंसुलेटर्स बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इंसुलेटर्स बोलते हैं कि ये प्रमोटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हेट्रोक्रोमैटिक, ठीक है, या यूक्रोमैटिन से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इधर क्या होता है, ये रीजन्स को बचा के रखते हैं ताकि ये फंक्शनल रहे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। समझा? ये ऊपर से गया, आपको बता दो मुझे। समझ रहे इंसुलेटर्स क्या होते हैं? यस, नो? ऊपर से जा रहा है तो बता दो मुझे, आई विल एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
समझ रहे हैं आपको सबको? पक्का? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सर ये इंसुलेटर का रिपीट करो ना। ठीक है, चलेगा, चलेगा। हाँ। ठीक है, तो वापस मैं बताता हूँ अभी देखो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं एनालॉजी दूँ, तो जैसे आप मोबाइल चार्जर यूज करते हो, राइट, है ना? अगर इसमें जो ये प्लास्टिक एलिमेंट मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एंड ये जो वायर है, ठीक है, इसमें से जो ये प्लास्टिक कंटेंट निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा? अंदर कॉपर वायर दिखेगा, ठीक है, और ये आपका इसमें वायर ही वायर दिखेंगे, ठीक है, एक चिप दिखेगा, वायर दिखेगा। आप इसको डायरेक्टली हैंडल कर पाओगे क्या? इधर इसको आराम से टच कर पाओगे जब चार्जिंग में रहेगा? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको शॉक लगेगा, ठीक है, इसलिए इसको प्लास्टिक से रैप किया जाता है। मतलब जो नॉर्मल आपका व्हाइट कलर का रहेगा चार्जर या ब्लैक कलर का, ये प्लास्टिक का रहता है, पूरा का पूरा बॉडी प्लास्टिक का है, क्योंकि इंसुलेट करता है आपको बचाने के लिए, ठीक है। ये तो आपको कॉपर इधर शॉक लगता है अच्छा खासा, 440 वोल्ट का, 240 वोल्ट का, ठीक है। तो इधर आपका इंसुलेटर भी, उसको इसलिए उसको बोलते हैं इंसुलेटर। Similarly, insulators are those protein which protect promoters from being converted into heterochromatic form। मतलब वो heterochromatic form से protect करते हैं। नहीं तो ये क्या होता है, heterochromatin का क्या नेचर रहता है कि वो स्प्रेड होता है, ठीक है, आजू बाजू में स्प्रेड होता है, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या करते हैं, ये प्रमोटर्स को या जीन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बीइंग कन्वर्ट इनटू हेट्रोक्रोमेटिन। मतलब वो प्रोटेक्ट करते हैं यू क्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट होने से, इधर ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, इंसुलेट करते हैं यू क्रोमेटिन, ठीक है। इसलिए इनका नाम दिया गया इंसुलेटर्स, ताकि जीन है वो फंक्शनल रहे एंड हेट्रोक्रोमेटिन स्प्रेड ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर हेट्रोक्रोमेटिन पूरा, अगर इंसुलेटर्स नहीं रहते एंड सारे के सारे वीक प्रोमोटर्स रहते, तो आपका हर एक जीन बंद हो जाए, ठीक है, हर एक जीन बंद हो जाए, ओके। इनका मोड ऑफ एक्शन कैसे फंक्शन करते हैं, ये अभी तक बुक में दिया नहीं है, तो आई विल ऑल्सो से कि इट इज स्टिल अननोन, बट इफ यू वांट यू कैन फाइंड इट आउट ऑनलाइन। आपको एनसीबीआई में इजीली रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, कोई ना कोई इसमें वर्क कर रहा है, ठीक, समझे? यस नेहल, समझे आप लोगों को? ओके, ठीक है। सो इधर आ जाते हैं, चलो, ठीक है। तो इंसुलेटर्स इनका अभी तक हम लोग को मोड ऑफ एक्शन बहुत समझ नहीं है, ठीक है, इट्स स्टिल पुअरली अंडरस्टूड। तो ये देखो, इंसुलेटर हर एक सेल के लिए, हर एक जीन के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी भी नया फील्ड है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी डिस्कवर करनी बाकी है। फॉर एंजांपल हार्ट सेल में, एंड दूसरा आइए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आरबीसी, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एंड दूसरा है हार्ट सेल है, हार्ट मसल सेल है, ठीक है। चलो नहीं, बहुत जल्दी आई, ठीक है। और ठीक है, तो इधर हार्ट, ये आरबीसी है, ये हार्ट मसल सेल है, ठीक है। इसमें हो सकता है ये जो क्रोमोसोम नंबर 11 जो भी है, एक पर्टिकुलर जीन है, ये इधर फंक्शनल हो, क्योंकि ये आरबीसी को रिक्वायर्ड है ये जीन, ठीक है। सो इट इज फंक्शनल, ये यूक्रोमेटिन फॉर्म में रहेगा। बट हार्ट मसल सेल में ये क्रोमोसोम नंबर 11 और ये वाला जो जीन है जो आरबीसी में वर्क कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो हार्ट मसल सेल में लगे, तो ये इधर बंद हो जाएगा, ये इधर बंद हो जाएगा, ये हेट्रोक्रोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा,
एंड ये इधर यूक्रोमेटिन फॉर्म में रहेगा। तो इट इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी सेल, ठीक है। हर एक जीन सारे सेल पे वर्क नहीं करेगा, only certain gene will function for a particular cell and certain gene will not function for a particular cell, simple, ठीक है। ओके, तो अगर सारे जीन्स आपके सारे सेल्स में फंक्शन करते, तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे हेड हेड से इंस्टेड ऑफ हेयर, हेयर के साथ आपके आँख भी निकलते, आईज भी निकलता, आपका ईयर्स भी निकलता, आपके हैंड्स भी निकल जाते उधर से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक ही सेल से निकल जाती, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये एक टाइप का म्यूटेशन है, ओके, ठीक है, सिंपल है। आपका एक ही सेल से सारे हेयर, आईज, ईयर्स, हैंड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अटी सेल का भी काम कर रहा है, वो सब 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 काम कर रहा है, तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ईच एंड एवरी सेल, सॉरी, each and every cell have been given a task, ठीक है। तो कुछ सेल में कुछ जीन्स फंक्शनल होंगे, कुछ सेल्स में कुछ जीन्स फंक्शनल नहीं होंगे, सिंपल है, ठीक है। अभी मैं इधर इंसुलेटर्स क्या बात किया हुआ, ठीक है। इनहांसर्स क्या करते हैं, इनहांसर्स आपके इनहांसर्स आपके जो जैसे वीक प्रमोटर है उसको स्ट्रॉन्ग प्रमोटर में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर मतलब क्या, आपका प्रमोटर इज वीक, तो उधर क्या हो जाता है, कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड कर लेंगे, एंड ये प्रोटीन्स आपके क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि आरएनए पॉलीमरेज आए और इधर फ्रीक्वेंटली बाइंड हो, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। दीज आर इनहांसर्स। तो इनहांसर्स इन यूकैरियोट फॉर्मेशन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों भी में भी वर्क कर सकते हैं, दो धारी तलवार है, दोनों इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इनहांसर्स क्या करते हैं ज़्यादातर, मेरे हिसाब से ये वीक प्रमोटर को ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ट्रांसक्रिप्शन रेट इंक्रीज हो जाता है, दैट इज इनहांसर। इनहांसर मतलब इनहांस करना, ठीक है, ताकत बढ़ाना, ठीक है। दूसरे होते हैं एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स, ये आप लोगों ने ट्रिपोपरॉन एंड लैकोपरॉन में देखे। रिप्रेसर क्या करते हैं, आपके जीन के एक्सप्रेशन को बंद कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेशन, ठीक है। हम लोगों ने लैकोपरॉन में भी देखा था रिप्रेसर, लैक रिप्रेसर। वैसे ही इधर रिप्रेसर एपिजेनेटिक लेवल पे ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर सकता है, या जो प्रमोटर रीजन है उसको बाइंड करके बैठ जाएगा, ताकि आरएनए पॉलीमरेज इधर आके बैठे ना, ठीक है। तो ये इधर प्रॉब्लम खड़ा करता है। रिप्रेसर क्या करता है, जीन को बंद कर देता है, एंड इट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। किसी को डाउट आ रहा है, पूछ सकते हो अभी भी। यस, डाउट है, पूछना आप लोगों को। यस, समझ रहे हैं, ऊपर से जा रहा है, बता तो मुझे। Am I audible? Okay.
ठीक है। एक्टिवेटर्स अलग रोल प्ले करते हैं। एक्टिवेटर्स का काम क्या है कि ये आपका आरएनए हेल्प करे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में प्रमोटर में, या ये रिप्रेसर्स को, अगर रिप्रेसर्स अवेलेबल है तो ये एक्टिव मैकेनिज्म अलग अलग हो सकता है एक्टिवेटर्स का। तो ये रिप्रेसर को बाइंड कर देंगे और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एंड इट विल मेंटेन न्यूट्रल स्टेट, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज इधर आके बाइंड इजीली बाइंड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कैरी आउट कर सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। ओके। अभी जो आपके नॉर्मल अगर क्रोमोसोम देखोगे तो सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर्स आर बेसिकली इन परपेचुअल हेटेरोक्रोमैटिक स्टेट, ठीक है। और सेंट्रोमियर से फैल सकता है, टेलोमियर से भी फैल सकता है, तो इधर आपके बाउंड्री एलिमेंट से इंसुलेटर्स काम आते हैं ताकि वो फैले नहीं, ठीक है। इधर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रखा है। तो ये पॉजिटिव एक्टिवेटर्स होते हैं, नेगेटिव रिप्रेसर्स होते हैं, सिंपल है। और एकदम सिमिलर फैशन में दिया है, जैसे कैप प्रोटीन्स होते, कैप CMP प्रोटीन्स होते हैं, आप लोगों ने टी वाई में पढ़ा है, तो इसे इधर CRP दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी सेम है, कैटाबोलाइट रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है। उसके बारे में बताया, ओके। तो इधर क्या बोला है, जो पॉजिटिव एक्टिवेटर्स होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बनाने के लिए टू DNA, ठीक है। जीन हैविंग अ पुअर प्रोमोटर सीक्वेंस, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एक्टिवेटर्स किसके लिए काम आते हैं, जिधर जो प्रमोटर है वो वीक है, ठीक है, और जिससे आरएनए पॉलीमरेज ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड नहीं करता, ठीक है। तो एक्टिवेटर्स क्या करता है कि आरएनए जो इनएबिलिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है उसको ओवरकम करता है, एंड प्रमोटर को स्ट्रांग बनाने के काम आता है, ठीक है। और इसमें 3 क्लासेस ऑफ एक्टिवेटर्स दिखा रखे हैं। तो ट्रू एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, जो कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं विद बेसल अपैरेटस। बेसल अपैरेटस मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। इधर को एक्टिवेटर्स भी रहते हैं, तो मतलब थोड़ा सा आप इधर अगर जब पढ़ने जाओगे तो थोड़ा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझ जाओगे, इजी है, ठीक है। ये बोले टिश्यू स्पेसिफिक, ठीक है। टिश्यू स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया RBC एंड मसल सेल्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो टिश्यू स्पेसिफिक बाइंडिंग होता है आरएनए पॉलीमरेज का, जरूरी नहीं कि सारे टिश्यूज उसमें बाइंड करे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, इसमें दे रखा है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये टिश्यू ए है, ठीक है, ये एक टाइप का प्रोटीन बना रहा है, जिससे ये दूसरा जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जीन बंद है तो ये भी जीन बंद हो जाएगा, सिंपल है, ओके। फिर इधर कुछ और अलग मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ए फॉस्फोराइलेट हो रहा है, और जब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेगा तो ये एक्टिव रहेगा, ठीक है। हो सकता है ये दूसरा हार्मोन हो सकता है, हार्मोन के साथ इंटरेक्ट करे एंड जीन्स को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। इधर दे रखा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, इनएक्टिव पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म में आके जीन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सिग्नल्स आल्सो, ठीक है। एंड जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे इधर दिखा रखा है ए और बी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, एंड दिस विल बाइंड टू योर promoter region and it will activate that gene, ठीक है। एक्टिवेटर्स के बारे में पॉजिटिव रेगुलेशन,
ठीक है। जस्ट ओके। सो इधर बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बट सब चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। यू हैव टू फिल्टर आउट। अब इधर एक दूसरा क्लास ऑफ एक्टिवेटर्स के बारे में बताया जिसका नाम है एंटी रिप्रेसर, मतलब ये रिप्रेसर के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। ये एक्टिवेटेड व्हेन इट बाउंड टू इनहांस इट रिक्वायर्स द histone modifier and remodel complexes to convert chromatin from closed state to open state। बेसिकली क्या कर रहा है, एंटी रिप्रेसर क्या कर रहा है, ये रिप्रेसर्स को बाइंड कर रहा है। रिप्रेसर को बाइंड कर देगा तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। अब क्या होगा, ये रिक्रूट करता है दूसरे क्रोमैटिन रिमॉडलर्स को, ताकि इधर से जो मिथाइलेशन जो टैग्स है वो निकल जाए, ठीक है। एंड जो क्लोज्ड फॉर्म ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म था वो यू क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो, हेट्रोक्रोमैटिन से यू क्रोमैटिन कन्वर्ट हो, ठीक है। तीसरा जो क्लास है एक्टिवेटर्स का, वो आर्किटेक्चरल प्रोटीन से मतलब क्या करते हैं, डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे ये है, ओके। देखो ये जैसे ये है, ये मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपका हो सकता है ये जो रीजन है इट वुड बी अनअवेलेबल फॉर बाइंडिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा प्रोटीन बाइंड करेगा, कौन सा प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा। यिंग एंड यांग टाइप का बता रखा है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोटीन ही जाके बाइंड करेगा, दूसरे प्रोटीन बाइंड नहीं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग इतने डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव कंट्रोल, या तो हम लोगों ने रिप्रेसर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जैसे लाइकोपेरोन एंड ट्रिपोपेरोन में देखा था रिप्रेसर्स का, वैसे ही दिखाया हुआ। तो रिप्रेसर्स क्या करते हैं, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम कन्वर्टिंग द क्लोज कॉम्प्लेक्स टू ओपन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रिप्रेसर क्या कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को बंद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को बंद कर रहे हैं, ताकि आरएनए पॉलीमरेज ना आए। और आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो बाइंड करने का देखेगा, एंड इफ इट बाइंड्स टू प्रमोटर रीजन, उधर ट्रांसक्रिप्शन इवेंट होने वाला है, तो रिप्रेसर उसको प्रिवेंट कर, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेटर्स को जाके बाइंड करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। सिक्वेस्टरिंग एंड एक्टिवेटर मतलब क्या करता है, एक्टिवेटर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए, बट ये एक्टिवेटर्स को ही छुपा देता है। मतलब एक्टिवेटर जैसे ये रहेंगे तो ये रिप्रेसर इसके आजू बाजू की कोड बना देंगे, ताकि आरएनए पॉलीमरेज उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए, ठीक है। इसको बाइंड कर लेंगे जिससे इट विल बी अनअवेलेबल फॉर आरएनए पॉलीमरेज फॉर बाइंडिंग, ठीक है। तो ये रिप्रेसर क्या करते हैं, वो एक्टिवेटर्स को बाइंड करेंगे और उसको मास्क कर देंगे, ताकि कोई इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक्टिवेटर जो है ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली इनहेंसर को बाइंड कर रहा हो, तो ये उसको भी मास्क करने के कैपेबिलिटी रखता है रिप्रेसर्स, ताकि वो दोनों को मास्क करते हैं, जिसके वजह से इट वुड बी अनअवेलेबल फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड। तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं उधर बाइंड नहीं कर पाएगा। ऊपर से जा रहा है, सुन रहे हो तुम लोग? ओके। कुछ कुछ रिप्रेसर्स ऐसे हो सकते हैं कि वो छुपे हुए होते हैं,
साइटोप्लाज्म में मास्क फॉर्म में रहते हैं। एंड जैसे ही उनको जैसे उनको ऑर्डर मिलता है कि दे शुड बी रिलीज, तो वो रिलीज हो जाते हैं, दे विल शो देयर इफेक्ट। ठीक है, मैकेनिज्म्स बहुत सारे, हम लोग को एकदम डिटेल नहीं पढ़ना है, वी हैव टू जस्ट गो इन ऊपर से जाना है, ठीक है। और चौथा मैकेनिज्म ऐसा हो सकते हैं, इनहैंसर के लिए कंपटीशन हो सकते हैं बिटवीन रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर्स। ठीक है, इनहैंसर मैंने जैसे बताया दोनों तरफ वर्क कर सकता है, एक्टिवेट भी कर सकता है, डीएक्टिवेट भी कर सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एक्टिवेटर, सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर की कौन डोमिनेट करेगा। ठीक है, एंड इनहैंसर पे कौन अपना हाथ मारेगा। ठीक है, तो जिसने जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिवेटर ने इनहैंसर को बाइंड कर लिया, तो ये क्या होगा, इट द जीन विल बी एक्टिव। अगर रिप्रेसर ने इनहैंसर को बाइंड कर दिया तो जीन इनएक्टिव हो जाएगा। सिंपल है। तो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड अभी तक काफ़ी जो मैकेनिज्म्स है वो अभी तक अनरावल नहीं हुआ, इसलिए तुम लोग बचे हुए, ये तो फिर वाट लगता है। ओके, ठीक है, तो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू। तो हम लोगों ने आज देखा एक्टिवेटर्स के बारे में, रिप्रेसर्स के बारे में, ठीक है, इनहैंसर्स के बारे में, ओके, एंड बाउंड्री एलिमेंट्स या इंसुलेटर्स के बारे में, चार चीज़ों के बारे में देखा है। तो थोड़ा आप पढ़ लेना उसमें, तो इट वुड बी क्लियर फ्रॉम माय साइड आल्सो। ठीक है, तो आई विल टेक अटेंडेंस एंड वी विल स्टॉप।